नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए हम लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट किया था हिंदी का, उसको हम लोग जारी किए हुए। अभी तक हम लोग 6 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। कितना? 6 चैप्टर। आज हमारा 7वां चैप्टर है जिसका नाम है छाया मत छू न मन, यानी पुरानी जो सुखद भरी बातें हैं उस चीज़ों को दोहराना नहीं है। तो इसी से रिलेटेड जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे सारा हम लाए हैं। तो अगर चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला प्रश्न आता है, देख लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। हमेशा जो है लेखक परिचय से प्रश्न बनते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी चैप्टर हो, कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, एकांकी हो, बहुत सारी चीज़ें जो है हमेशा लेखक परिचय से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने कि कवि गिरिजा कुमार का जन्म कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था बताइए जल्दी से। आप जो जानते हैं उसका जवाब देते चलिएगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ही, ठीक है। कवि गिरिजा कुमार का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुना, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? गुना, मध्य प्रदेश में। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? बताइए, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? दूसरा प्रश्न आपके सामने, तो कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गिरिजा कुमार माथुर है क्या है? बताइए। प्रश्न संख्या 3, गिरिजा कुमार माथुर क्या है? जल्दी से बताइएगा। गिरिजा कुमार माथुर क्या है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा, रोमानी भाव बोध के कवि हैं। क्या है? रोमानी भाव बोध के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जन्म कैद माथुर की कैसी रचना है? यानी कि जन्म कैद जो है माथुर जी की कैसी रचना है? सामाजिक, आर्थिक, नाटक, इनमें से कोई नहीं। कौन सी रचना है? प्रश्न संख्या 4 बताइए। तो कौन सी रचना हो जाएगी? जन्म कैद माथुर कैसी रचना है? प्रश्न संख्या 4 बताइए, कैसी रचना है? तो नाटक है। क्या है? नाटक। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, LLB के पश्चात माथुर ने कौन सा कार्य आरंभ किया? यानी LLB करने के बाद जो माथुर जी है, छाया मत छूना के कवि जो है, वो कौन से कार्य प्रारंभ किए थे? डॉक्टरी का, सेनानी, इंजीनियरिंग और वकालत। क्या किए थे? प्रश्न संख्या 5 का जवाब दीजिए। तो क्या होगा? वकालत करना स्टार्ट किए थे। क्या करना स्टार्ट किए थे? वकालत करना। कब? LLB करने के बाद। तो आप ऐसे भी तो याद कर सकते हैं, LLB किस चीज़ के लिए किया जाता है? वकालत के लिए ना। थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना है, अपने से भी कॉमन सेंस। अगर आपको याद नहीं है तो आराम से जवाब दे सकते हैं कॉमन सेंस का यूज करके। माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? माथुर जी जो है किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? चलिए इतना बड़ा कर दिया हूँ, अब आपको आराम से दिख रहा होगा। माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? रोमानी, उर्दू, संस्कृत, फारसी। अभी बताए थे ना आपको, कौन सा होगा? रोमानी, जो अभी आया था तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 7 क्या है? गिरिजा कुमार माथुर की माता का नाम क्या? माता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको BBI पे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। माथुर जी की माता का नाम क्या था? बताइए, माथुर जी की माता का नाम क्या था? तो लक्ष्मी देवी। क्या नाम था? लक्ष्मी देवी। गिरिजा कुमार माथुर की माता जी का नाम क्या था? लक्ष्मी देवी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 8, गिरिजा कुमार माथुर के पिता का नाम क्या था? पिता से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बताइए, गिरिजा कुमार माथुर के पिता का नाम, माता का नाम लक्ष्मी, पिता का नाम बताइए। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो देवी चरण माथुर। पिताजी का नाम क्या था? देवी चरण माथुर था। किनके पिताजी का?
गिरिजा कुमार का, माता का नाम लक्ष्मी, दोनों याद कर लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, गिरिजा कुमार माथुर का देहांत कब हुआ? देखिए देहांत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार कई एग्जामों आप प्रीवियस ईयर लगाते होंगे, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न करवा दूंगा। देखिए गिरिजा कुमार माथुर का देहांत कब हुआ था? गिरिजा कुमार माथुर का देहांत कब हुआ था? जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 9, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1900, एक मिनट, 20 जनवरी 1994, 20 जनवरी 1994 कौन सा ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, 20 जनवरी 1994 में। चलिए प्रश्न संख्या 10, गिरिजा प्रसाद माथुर का देहांत कहाँ हुआ? गिरिजा प्रसाद, देखिए इन्हीं का लेखक से भी पूछ रहे, इनका जो मरण यानी कि इनकी मृत्यु कौन से प्लेस से हुई थी, यानी कि कौन से प्लेस में? बताइए जल्दी से। प्रश्न संख्या 10, कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माथुर जी अपना पहला कविता कब प्रकाशित किया? गिरिजा कुमार माथुर जी जो है पहला कविता कब प्रकाशित करते हैं? बताइए कब प्रकाशित करते हैं? तो 1941 में प्रकाशित करते हैं। कब प्रकाशित करते हैं? 1941 में। प्रश्न संख्या 11 का जो सही आंसर होगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। माथुर जी की पहली कविता कौन सी है? बताइए माथुर जी की पहली कविता कौन सी है? कामायनी, मंजीर, मधुशाला, साकेत। कामायनी जी की प्रथम कविता कौन सी है? बताइए कौन सी है कामायनी जी की प्रथम कविता? 12 का। तो मंजीर, क्या होगा? मंजीर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। माथुर जी की पहली कविता कौन सी है? मंजीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, हमारे पास लगभग 50 से क्रॉस क्वेश्चन होते हैं हमेशा, मैं लाता हूँ। ज़्यादा एक्सप्लेन करने से अच्छा है मैं उसके लिए नेक्स्ट प्रश्न ला देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता था 20-25 प्रश्न ही करवा सकता इसमें, लेकिन 20-25 प्रश्न में जो एक्सप्लेन में करता उस एक्सप्लेनर प्रश्न को मैंने लास्ट तक ले गया, यानी कि 50 से ज़्यादा प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या क्या था? हाँ, गिरिजा कुमार माथुर को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? गिरिजा कुमार माथुर जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? बताइए। प्रश्न संख्या 13, कब? 1983, 89, 91, 93। बताइए कब सम्मानित किया गया था? तो 1991 में सम्मानित किया गया था। 1991 में। 1991 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी। कब? 1991 में। प्रश्न संख्या 14, कविता यानी कि नई कविता में सर्वश्रेष्ठ रोमानी कवि कौन माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ नई कविता में सर्वश्रेष्ठ रोमानी कवि, देखिए ये आराम से जवाब दे सकते हैं इसका, क्योंकि इसी चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी का आंसर हम लोग को देना है। तो कौन है? गिरिजा कुमार। किस चीज़ के माने जाते हैं? रोमानी कवि माने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा काव्य गिरिजा कुमार माथुर का नहीं है? देखिए अब गिरिजा कुमार माथुर जी का काव्य आपको याद करना होगा कौन कौन से हैं, और यहाँ पे एक जो है पूछ दीजिएगा कि कौन सा नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है? गिरिजा कुमार माथुर का जो कविता है, ये जो 4 ऑप्शन है, कौन सा नहीं है? बताइए जल्दी से, कौन सा नहीं होगा? तो हम लोग देख लेते हैं। नाश और निर्माण तो है, धूप और धान भी है, कवि के बंधन ये नहीं है, ऑप्शन सी आपका नहीं है। ठीक है, सॉरी, छवि के बंधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, गिरिजा कुमार माथुर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? गिरिजा कुमार माथुर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था?
किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? बताइए कौन से रचना थी जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सी रचना के लिए? मैं हूँ वक्त के सामने, मैं हूँ वक्त के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गिरिजा कुमार माथुर का प्रसिद्ध सामने कब प्रकाशित हुआ? 1 मिनट, प्रश्न लगता है मुझे गलत लिख रहा है। प्रश्न संख्या 17 मैं देख लेता हूँ। नहीं सही है। क्या प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। गिरिजा कुमार माथुर का प्रसिद्ध सामने कब प्रकाशित हुआ? काव्य मैं हूँ वक्त। ठीक है, यानी प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से थोड़ा सा समझने वाला पूछ दिया कि गिरिजा कुमार माथुर का जो प्रसिद्ध है, ठीक है, उसके सामने कब प्रकाशित हो? कौन? मैं हूँ काव्य, ठीक है, मैं हूँ वक्त के, 1 मिनट, मैं हूँ वक्त के कब प्रकाशित हो उसके सामने? बताइए कौन सा ईस्वी था वो? कौन सा ईस्वी था? प्रश्न संख्या 17 बताइए तो कौन सा ईस्वी था? 1990। ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा, 1990। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 18, गिरिजा कुमार माथुर का लोकप्रिय प्रकाशित, यानी कि गिरिजा कुमार माथुर का लोकप्रिय प्रकाशित नाटक कलमतर, ठीक है, कल्पांतर कब क्या हुआ था? प्रश्न आधा ये लोग छोड़ दिया, किस टाइप का ये लोग कहता है। प्रश्न संख्या 18 का कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर का लोकप्रिय प्रकाशित यानी नाटक जो है कौन? कल्पांतर कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, कब प्रकाशित हुआ बताइए। कब प्रकाशित हुआ था बताइए तो। प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिए, कब प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था? 1983 में, 1983 में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई आलोचना क्या है? गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई आलोचना क्या है बताइए। धूप के धन, संभावनाएं, तार सप्तक और नाश और निर्माण। बताइए प्रश्न संख्या 19, इसका जवाब दीजिए फटाक से। प्रश्न संख्या 19 का जवाब दीजिए, क्या होगा? तो क्या होगा? गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई आलोचना क्या है? धूप के धन तो नहीं होगा, यहाँ पे तार के सप्तक भी नहीं होगा, नाश और निर्माण भी, तो कौन होगा? संभावनाएं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं में कौन सी विशिष्टता है? गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं में कौन सी विशिष्टता है? बताइए कौन सी विशिष्टता है उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में कौन सी विशिष्टता है? प्रश्न संख्या 20 बताइए कौन सी विशिष्टता है? गिरिजा कुमार जब माथुर लिखते हैं उनकी रचना, वातावरण के रंग ये भी है, मौलिकता ये भी है, शिल्प और विलक्षण ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं में क्या क्या है? वातावरण के रंग भी मिलते हैं, मौलिकता भी मिलता है, शिल्प का विलक्षण भी मिलता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए होमवर्क है कि शिल्प के विलक्षण का अर्थ क्या होता है, शिल्प के विलक्षण का अर्थ क्या होता है। चलिए प्रश्न संख्या 21, छाया मत छूना कविता के रचयिता कौन है? आराम से जवाब दे सकते हैं। छाया मत छूना रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न संख्या 21 का जो सही आंसर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। देखिए ये जो प्रश्न है बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि आज हम लोग इसी का MCQ कर रहे हैं, तो आप लेखक परिचय से बार बार प्रश्न बन रहे तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, छाया मत छूना का संदर्भ बताइए। छाया मत छूना का संदर्भ क्या है? कल्पना, भ्रम, द्विधा, ये सभी बताइए। छाया मत छूना के संदर्भ क्या है बताइए, क्या है? तो कल्पना भी है, भ्रम भी है, द्विधा, ये सभी, यानी कि यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा, कल्पना, भ्रम, द्विधा भी। क्यों? क्योंकि कवि जी बताते हैं कि हमें पुरानी चीज़ों को कब याद करते हैं? जब हम दुखी रहते हैं। अब पुराने समय के सुख को हम लोग याद करेंगे तो हम सोचेंगे शायद काश वो दिन आता, तो फिर भी हम दुख होंगे। चाहे पुरानी चीज़ों को जो दुख है उसको याद करें या सुख को याद करें, हमेशा हम दुख रहेंगे। पुरानी चीज़ों को इसलिए नहीं याद करना चाहिए, यानी कि हमारा जो छाँव है, छाँव का मतलब पीछे जो छूट गया, छाया मत छूना, यानी कि छाया जो हमारे पीछे छूट रहा है उस चीज़ को देखेंगे तो दुख होगा, हमें
तो उन चीज़ों को नहीं देखना। कवि ये संदेश देना चाह रहे हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति दर्शाया है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया है। मनोविज्ञान की, सुख तथा दुख की, मन की और सौंदर्य की। बताइए प्रश्न संख्या 23 का जवाब दीजिए। किसे दर्शा रहे हैं? छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि के जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शा रहे हैं? तो सुख तथा दुख की स्थिति को, सुख तथा दुख की स्थिति को। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पिछला प्रश्न में बताया कि हमें उन सारी भावनाओं को याद नहीं करना चाहिए। चाहे पुराने समय में जैसे बोलते हैं कि अरे स्कूल समय में अच्छा थे, हाँ कोई टेंशन नहीं था, पढ़ने लिखने का कोई भी टेंशन, यानी कि उस समय का सुख को हम लोग अभी याद करते। तो क्या वो समय का सुख अभी याद आएगा? बचपन में क्या लौट पाएंगे? नहीं ना लौट पाएंगे। तो उन चीज़ों को याद करेंगे तो हमारा मन दुखी होगा, हम परेशान होंगे, विचलित होंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि सुख और दुख के। ठीक है, चलिए छाया मत छूना का मतलब यही हो जाता है, पुरानी चीज़ों को याद करने से हमेशा दुख देती है। द्विधा की उपस्थिति अधिकता के कारण कवि को क्या दिखाई नहीं देता? द्विधा की अधिकता के कारण कवि को क्या दिखाई नहीं दे रहा? बताइए प्रश्न संख्या 24 बताइए जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंथ। ठीक है, द्विधा के अधिकता के कारण कवि को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? पंथ। यानी कि देखिए लक्ष्य भी दिखाई देता है, सहायक भी, साथी भी। यानी कि पंथ मतलब क्या होता है? आप हमें कमेंट करके बताइए पंथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न संख्या 25, बसंत के सौंदर्य में कौन बढ़ता है? बसंत के सौंदर्य में कौन बढ़ता है? बताइए जल्दी से। प्रश्न संख्या 25, बसंत के सौंदर्य में कौन बढ़ता है? तो कौन बढ़ता है? बसंत के समय में देखते रहेंगे आप फूल, नए नए फूल, हमेशा आप बहुत सारे लोग बोलेंगे पत्ते भी आते हैं, पौधे, लेकिन बसंत के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? तो फूल। ठीक है, पत्तियाँ तो आती है लेकिन उसमें कली छोटे छोटे खिलता फूल एकदम सुंदर नया ताज़ा, तो वही बसंत के क्या सौंदर्य को बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रस बसंत के किन दिनों का प्रतीक है? रस जो है बसंत के किन दिनों का प्रतीक है? प्रश्न संख्या 26, रस जो है बसंत के किन दिनों का प्रतीक है? बताइए प्रश्न संख्या 26, किन दिनों का प्रतीक है? बसंत, रस बसंत किन दिनों का प्रतीक है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सुहानी। 26 का जो सही आंसर हो जाएगा सुहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कवि अपने जीवन में क्या पाने के लिए निरंतर दौड़ रहा है? ठीक है, दौड़ यहाँ पे होगा, दौड़ लिखा गया। कवि अपने जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ रहा है? प्रश्न संख्या 27, क्या पाने के लिए दौड़ रहा है? दौड़ता रहा, हाँ बताइए। प्रश्न संख्या 27 क्या होगा इसका जवाब? तो हमेशा अपार संपत्ति के लिए, मन की प्रतिष्ठा के लिए भी, लोकप्रियता के लिए भी। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कवि हमेशा किस चीज़ के लिए दौड़ता रहा? तो सभी के लिए, जो है अपार संपत्ति के लिए भी। आप सभी को मालूम होगा कि हमेशा कोई भी इंसान हो हमेशा चाहता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हो, लेकिन जाएंगे तो क्या बोलते हैं कि जे खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। ये बात गलत है, खाली हाथ आए थे बिल्कुल, लेकिन कुछ यादें छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करने से भी फ़ायदा नहीं है। आराम से एक अच्छा लाइफ जी सके। अगर सारा चीज़ पैसा ही होता तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े रिचेस्ट मैन है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उन लोगों का डिवोर्स क्यों हो जाता है? ये भी सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लोग कुटिया में भी खुश हैं और सोने के महल में भी जाकर दुख है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28, जीवन में कौन से क्षण को व्यतीत हो जाना है? यानी कि जीवन में कौन से क्षण को व्यतीत हो जाना है? दुख के क्षण को, सुख के क्षण को, अभावपूर्ण को, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न संख्या 28 क्या होगा? 28 का बताइए। प्रश्न संख्या 28
जल्दी से क्या होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुख के क्षण को। यानी कि जीवन में कौन सा क्षण बीत जाता है, सुख का क्षण, ठीक है, तुरंत। चलिए प्रश्न संख्या 29, गिरिजा कुमार माथुर ने किस विषय में, ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर ने किस विषय में एमए किया था? कौन सा विषय था गिरिजा कुमार माथुर का जिसमें उन्होंने क्या किया था, एमए किया था? बताइए। प्रश्न संख्या 29, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कौन सा विषय था गिरिजा कुमार जिस विषय से उन्होंने एमए किया था? जल्दी से 29। तो अंग्रेजी, उस समय भी ये अंग्रेजी भाषा में एमए किया था। बताइए क्या इन लोग की मतलब क्या कितने पढ़ने में तेज होंगे। देखिए अंग्रेजी जानना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये हम लोग आजकल खोटा जानते हैं, हिंदी जानते हैं, ये हमारे क्षेत्र में। क्या हिंदी व्याकरण हम लोग नहीं पढ़ते हैं? तो बोलेंगे अंग्रेजी वो लोग जानता है, क्या वो लोग अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ता होगा एग्ज़ाम के लिए? लेकिन जैसी भाषा वैसे हम लोग क्या करते हैं, बीतते जाते हैं। बचपन से जो चीज़ें सिखाई जाएगी वही चीज़ें, यही माहौल हम लोग को बनता है। हम लोग को सिखाया गया हिंदी खोटा, तो हम लोग खोटा जानते हैं, हिंदी जानते हैं। और इंग्लिश की बात तो इंग्लिश आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब आप जानिएगा, ठीक है। और जो लोग बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं यानी उनको उस तरह का माहौल मिला, तो उसके लिए गर्व की बात नहीं करना है। हिंदी भी एक मातृभाषा है हमारे लिए, अंग्रेजी नहीं है। तो शर्म की बात नहीं करना कि हम हिंदी जानते हैं अंग्रेजी नहीं जानते, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 क्या है, कविता में मृग तृष्णा, ठीक है, कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? दुखमय को, सुखमय को, उल्लास पूर्ण को, अभाव पूर्ण को? बताइए। प्रश्न संख्या 30। हमारे पास और अभी 20 प्रश्न बचे हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आ रहा होगा तो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, प्लस में सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का अलग से, रीजनिंग का अलग से, ग्रुप डी का अलग से, जीएस का अलग से। तो आप जाइए और देखिए, उस चीज़ का लाभ उठाइए। जिस दिन पेड कोर्स लॉन्च होंगे उस दिन क्या लाभ उठाएगा? नहीं, अभी फ्री में दिया जा रहा है तो समझिए उस चीज़ का लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए, कविता में मृग तृष्ण किसे कहा गया है? बताइए जल्दी से, मृग तृष्ण किसे कहा गया है? तो दुखमय को। किसको? दुखमय को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हर सुख में क्या छिपा रहता है? हर सुख में क्या छिपा रहता है? प्रेम, उल्लास, दुख, अभाव। ये सब जो प्रश्न आप कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है, आराम से इसका जवाब दे सकते, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। क्या छुपा रहता है? हर सुख में दुख छुपा होता है। एक मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पे एक व्यक्ति थे जो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एक दीवार पर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, वहाँ से गुजरता है वो दुखी हो जाता है। और एक व्यक्ति था जो काफ़ी ज़्यादा दुख था, अब उस दीवार से गुजर रहा है, वहाँ से जाते तो वो दीवार में देखता है तो खुश हो जाता है। आखिर वो दीवार में क्या लिखा हुआ था? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति खुश था, ठीक है, खुश वाला व्यक्ति जो था वो क्या होता है? दुख हो जाता है। और ये जो दुख वाला व्यक्ति था वो खुश हो जाता है। यानी कि क्या समझते हैं? जीवन में हमेशा सुख दुख आते रहते हैं, ठीक है। किस चीज़ में ज़्यादा उछलना चाहिए? अभी आपके पास जो प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी? आप मेहनत कर रहे, क्यों पढ़ रहे हैं? ये वक्त को गुजारने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस समय खुशी आएगी उस समय आपको लगेगा कि ये वक्त ना गुजरे, लेकिन वो वक्त भी गुजर जाता है ना। गुजरता है कि नहीं गुजरता है? गुजरता है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना। आप अगर अभी दुखी है ना तो खुश होंगे, खुशी है तो दुखी होंगे, ये तो प्रकृति का नियम ही है। तो बैलेंस बना के चलना है जीवन को, ठीक है। ज़्यादा उछलना नहीं खुशी में, और जिसमें दुख होगा ज़्यादा चिल्लाना चीखना नहीं है, रोना नहीं है। उस चीज़ को बैलेंस बनाना सीखिए, माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। क्या माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है? नहीं, माइंड को आप कंट्रोल कीजिए, ठीक है। माइंड को गुलाम बनाइएगा तब वो आपके लिए काम करना चालू करे। एक कहावत है नहीं कि अभी तुमको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, आने वाले दिनों में पैसे तुम्हारे लिए काम करेगी। यानी आप सभी को मालूम होगा जिसके पास पैसा थोड़ा दिमाग लगाने लगता है एक्स्ट्रा, तो अभी तुमको थोड़ा पैसा लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, शरद पूर्णिमा के सौंदर्य का कौन, यानी कि शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? बताइए, शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? जल्दी से बताइए, शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? चंद्रमा, चांदी रात, परछाई, इनमें से कौन नहीं? शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को कौन बढ़ा रहा है? प्रश्न संख्या 32, बताइए जल्दी से। तो कौन बढ़ाता है? चांदनी रात जो है शरद पूर्णिमा को बढ़ा देता है, ठीक है, इनकी सौंदर्य, उसकी जो सौंदर्य है उसको बढ़ा देता है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है? ठीक है, करने के लिए यहाँ पे का लिख दिया, कहा होगा। प्रश्न संख्या 33 में क्या होगा? कहा होगा, यानी कि मानव, ये वाला जो है कहा होगा, ठीक है, कहा है, यानी कि कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए, क्या भविष्य का पूजन के लिए, या धन का, या यथार्थ का, या उपयुक्त सभी? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा आपको, किस चीज़ का पूजन करने के लिए कहा है? तो यथार्थ का, ठीक है। बहुत सारे लोग यथार्थ का मतलब नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाइए, सारा चीज़ अगर किया कराए मिल जाएगा तो आप नालायक बन जाइएगा। यानी कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब तो आप एफर्ट कीजिएगा। अब मेहनत, जिस दिन आप एफर्ट करना स्टार्ट करें उस दिन आपको सारी चीज़ सही लगने लगी, वो मेहनत आपका कामयाब होना स्टार्ट होगा। सिर्फ वीडियो लगा के छोड़ दीजिएगा, सुनिए, मतलब कि लिखिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, तो क्या होगा? सिर्फ सुनने से याद नहीं होगा, सुनने से याद होगा, लेकिन अगर उसमें लिखते जाइएगा तो वो सारी चीज़, कुछ डाउट है तो उसका क्या करना, गूगल में जाके सर्च करना। तो यथार्थ का आपके लिए होमवर्क है कि यथार्थ क्या क्या अर्थ होता है, बताइएगा हमें कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 34, कवि पुरानी स्मृतियों को याद ना करने को कहता है, क्योंकि? क्यों पुरानी स्मृति यानी पुरानी याद को, पुरानी यादों को, ठीक है, पुरानी यादों को क्यों नहीं याद करने के लिए कहते हैं? कवि क्यों नहीं याद करने के लिए कहते हैं, बताइए क्यों? कुछ तो रीज़न होगा, तभी ना वो याद करने के लिए नहीं बोले। सुख दुगुना हो जाता है, दुख दुगुना हो जाता है, दोनों दुगुने हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्यों पुरानी याद को याद करने के लिए नहीं कहते हैं? मैं यहाँ पे आंसर देने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हम पुरानी चीज़ों को क्यों याद करते हैं। क्योंकि हमें उस समय दिमाग हमारा खाली रहता है और उस समय हम बेचैन रहते हैं, हम दुख रहते हैं। दुखी समय हम सोचते हैं कि अरे ये हमारी ज़िंदगी में आ गया, पुरानी ज़िंदगी ठीक थी, उस समय का ज़िंदगी, क्या वो ज़िंदगी लौट। तो हम चाहे दुख वाली बातें याद करें पुरानी, या सुख वाली बात करें, तो हम क्या कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ें जो सुख है, उस सुख को इस समय लाने के लिए क्या करें, प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे मन में। लेकिन क्या वो सुख प्राप्त हो पाएगा? उस समय नहीं प्राप्त होगा। तो उस समय सुख को ला रहे थे मन में, लेकिन फिर भी दुखी हो गए। यानी सुख की चाह रख रहे हैं या दुख की, पुराने समय की यादों को याद कर रहे हैं, तो दोनों यादें जो है हमेशा दुख ही देगी। इसीलिए वो बोलते हैं कि पुरानी चीज़ें, सुख हो दुख हो, कुछ भी चीज़ों को याद करनी ही नहीं पड़ेगी। अगर याद किए तो हमेशा दुख ही दुख मिलेगी। तो प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पुरानी यादें स्मृतियों को याद करने के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि सुख दुगुना हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। दुख दुगुना हो जाएगा, बताइए, दोनों दुगुने हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? यहाँ पे आराम से आपको समझ में आ रहा है कि दुख जो है दुगुना हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना क्यों दुख दुगुना हो जाएगा, क्योंकि उस समय उस चीज़ को आप ला ही नहीं पाइएगा। तो दुगुना कैसे नहीं होगा? आराम से दुगुना हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा सेंस भी लगाना है, छाया मत छूना, यानी पुरानी बातों को याद नहीं करना है, जिससे हमारा मन दुखी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कवि ने प्रभुता की कामना को क्या माना है? कवि जो है प्रभुता की कामना को क्या मानते हैं? जीवन की सच्चाई, मातृष्ण, मृग तृष्ण, ठीक है, मृग तृष्ण, या कटु यथार्थ, या चंद्रिका? बताइए प्रश्न संख्या 35 क्या होगा? कवि ने प्रभुता की कामना को क्या माना है? तो क्या माना है? चंद्रिका। क्या माना है? सॉरी, चंद्रिका नहीं होगा, कटु यथार्थ होगा, ठीक है, कटु यथार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 36। रस, ठीक है, रस बसंत जाने पर से क्या तात्पर्य है? रस बसंत जाने से क्या तात्पर्य, बताइए। रस बसंत जाने से क्या तात्पर्य? उचित समय बीत जाने पर, दुख समाप्त हो जाने पर, धन की प्राप्ति, बसंत ऋतु समाप्त होने पर। बताइए प्रश्न संख्या 36। बताइए, आपके सामने और भी प्रश्न बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा तो हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न को समाप्त करेंगे। तो किस चीज़ के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि रस बसंत जाने पर से क्या तात्पर्य? उचित समय बीत जाने, यानी कि रस मतलब आप सभी को मालूम होगा कि रस जो है किसी भी चीज़ का, कतारी ईख हो या कोई भी हो, फल हो, तो रस जब पी लेते हैं हम लोग, चूस लेते हैं, उसको फेंक देते हैं, फिर तो रस जो अंदर चला गया उसके बाद आप चूसिएगा तो हमें से क्या मिलेगा? बहुत ख़राब लगेगा रस अंदर जाने के बाद। तो यही चीज़ें बोल रहे हैं कि रस बसंत यानी जिस समय एक सुगंधित होता है मौसम, जिस समय आनंद वाली वो चीज़ें चली जाने पर, तो यानी कि वही चीज़ें उचित समय चला गया, यानी कि जो ईख में रस था, जो चीज़ें के लिए हम लोग ईख को खा रहे थे, कतारी समझ रहे हैं, जो कतारी किस चीज़ के लिए कतारी को चिपते हैं, यानी कि खाते हैं, चिपते बोलते हैं ना, किस चीज़ के लिए? रस को लिए। अब जब रस चला गया, यानी कि जिस चीज़ के लिए चिपे उचित जो समय था, उचित जो चीज़ें थी वो अंदर चला गया, अब फिर से खोया उसको बोलते हैं, तो खोया को चबाइएगा तो क्या फ़ायदा? कुछ नहीं होगा। तो यही चीज़ें कि उचित समय बीत जाने पर, ठीक है, रस बसंत जाने का तात्पर्य यानी कि उचित समय बीत गया है। 37, कवि क्या छूने के लिए मना कर रहा है? बताइए। ये पुरानी यादें छूने के लिए मना कर रहा है, इसका भी जवाब आप लोग नहीं जानिएगा। 37 का जो सही आंसर आराम से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्यों नहीं छूने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि हमेशा दुख की प्राप्ति होगी। रसमय, ओके, सरमाया का क्या अर्थ है? सरमाया का बताइए, सरमाया का क्या अर्थ है? पूंजी, दुख, परछाई, परेशानी। सरमाया का क्या अर्थ है? 38 बताइए, सरमाया का क्या अर्थ है? क्या अर्थ हो जाएगा? पूंजी। सरमाया का अर्थ पूंजी, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 39, जीवन में सुहावनी चीज़ें क्या है? जीवन में सुहावनी चीज़ें क्या है? सुरंग, सुंधिया, पुरानी मीठी यादें, कड़वी यादें, सांसारिक सुख। जीवन में सुहावनी, सुहावनी मतलब सुखद होता है, चीज़ें का क्या अर्थ है? 39 जवाब दीजिए। 39 का सही आंसर क्या होगा? 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सुरंग, सुगंधिया, सॉरी सुरंग क्या है? सुरंग, सुंधिया, ठीक है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सुरंग सुंधिया का मतलब क्या होता है? सुरंग सुंधिया का मतलब, मैं आप लोग को मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ। जो चीज़ें आपको नहीं आती तुरंत जाके चैट जीपीटी से पूछना है, गूगल लेंस से पूछना है, और आपको गूगल में जाके पूछना है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपसे क्यों मेहनत करवा रहा हूँ? क्योंकि आपका दिमाग एक्टिव होगा। एक चीज़ आप पूछिएगा ना तो 10 चीज़ वहाँ पे आएगा, तो 10 चीज़ों का आप पढ़िएगा तो और भी आपका दिमाग डेवलप होगा। चलिए प्रश्न संख्या 40, हमारे पास और अभी कितने प्रश्न बचे हुए हैं? हमारे पास अभी 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। जल्दी से, कविता में मृगतृष्ण किसे कहा गया है? कविता में मृगतृष्ण किसे कहा गया? उल्लास, दुख, प्रभुता, परेशान। बताइए प्रश्न संख्या 40 का जवाब दीजिए जल्दी से, आपके जवाब का हमें इंतज़ार हो रहा है। कविता में मृगतृष्ण किसे कहा गया है? कविता में मृगतृष्ण किसे कहा गया? जल्दी से जवाब दीजिए। तो 40 का जो जवाब क्या होगा बताइए? मृगतृष्ण किसे कहा गया है? तो प्रभुता को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 41, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग, छाया शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? किस संदर्भ में? सुहावनी यादों का, कड़वी यादों का, अतीत की स्मृतियों का, इनमें से कोई नहीं। कौन सी स्मृति, यानी कि क्या पूछ रहा है? छाया मत छूना कविता में जो शब्द है छाया, ये जो छाया शब्द है, ठीक है, का प्रयोग किस संदर्भ में, क्या बताने के लिए छाया शब्द का प्रयोग किया गया इस रचना में? बताइए कौन से शब्द के लिए? यानी कि छाया मतलब कि मत छूना, छाया
हम एक चल रहे हैं, ठीक है, धूप के समय, शाम के समय, तो पीछे परछाई बनी, यानी कि छाया परछाई क्या छूट रही पीछे, यानी अतीत हो रही। छाया हमारा क्या अतीत, तो पुरानी यादों को याद कर, यानी कि जो बीता हुआ कल, तो यानी कि अतीत की स्मृतियाँ, अतीत की पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। किन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, पुरानी यादों को याद कर रहे हैं। चलिए 42, छवियों की चित्र गद्य किस प्रकार की है? छवियों की चित्र गद्य किस प्रकार की? उल्लास, मोहक, दुखमय, सुखमय। 42 का जवाब दीजिएगा आप, 42 का जवाब दीजिएगा, क्या है बताइए। छवियों की चित्र गद्य किस प्रकार की है? छवियों की चित्र गद्य किस प्रकार की है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा मोहक प्रकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, छाया मत छूना कविता में क्या होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं? ठीक है, छाया मत छूना कविता में क्या होते हुए भी क्या है, मतलब कि दुविधा से ग्रस्त है, यानी कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। तो क्या साहस, बल, कमजोरी, इनमें से कोई नहीं। 43 का जवाब दीजिए, क्या होगा, क्या रहते हुए दुविधा में है वो लोग? तो बताइए जल्दी से, क्या रहते हुए? तो साहस। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहस रहते हुए छाया मत छूने की दुविधा है वो लोग, दुविधा से भी ग्रस्त, यानी कि साहस तो है फिर भी लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। 44, इनमें से यानी कि कौन सी रात आने पर भी चांद नहीं खिला? कौन सी रात आने पर चांद नहीं खिला? चांदनी रात, बसंत, और देखिए शरद, ग्रीष्म। कौन सी रात पर चांदनी नहीं खिला? ठीक है, बताइए कौन सी रात आने पर चांद नहीं खिला? चांदनी तो होगा नहीं, बसंत भी नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ग्रीष्म भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, शरद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुंतल शब्द का अर्थ, कुंतल शब्द का अर्थ हमें बताइए जल्दी से। चंचल, लंबे केस, सुस्त, रंगीन। कुंतल शब्द का अर्थ क्या है? 45 बताइए, कुंतल शब्द का अर्थ क्या है? तो लंबे केस, लंबे केस, ठीक है, लंबे केस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पथ ना दिखने का साहस कैसा होता है? पथ यानी कि पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता, ठीक है, रास्ता। तो पथ ना दिखने का दिखने पर साहस कैसा होता है? यानी कि हमें रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो उस समय साहस कैसे रहेगा? बुरा, निराशा, निराश, दुविधा हल, सुहाने। बताइए, इसमें भी आप कॉमन सेंस का यूज करके जवाब दे सकते हैं। बताइए क्या होगा? तो हमें जब रास्ता ही नहीं दिखेगा तो बुरा तो ऐसे भी हो ही जाएगा, ठीक है, निराश भी होंगे, प्लस में सुहाने भी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसके अनुसार, कविता के अनुसार, कि पथ ना दिखने पर साहस कैसा होता है? हमारा जो साहस है, हमें रास्ता ही नहीं दिख रहा आगे इसका। पुरानी चीज़ें हम तो याद कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ यानी कि पुरानी चीज़ों में जो हमारे पास सुख था, उस सुख को लाने के लिए क्या कर सकते हैं? वो उसमें दुख है कि रास्ता हमें पास दिख ही नहीं है, कि शायद हम वापस चल जाते, अपनी बचपन की ज़िंदगी में लौट आते। तो क्या बचपन की ज़िंदगी को लाने, यानी कि लौट के वापस लाने के लिए रास्ता है आपके पास? नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया गया है कि पथ ना, यानी कि रास्ता नहीं दिखने पर साहस कैसा होता है? दुविधा, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाता है उस चीज़ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, छाया मत छूना कविता में चंद्रिका और कृष्ण किसके प्रतीकार्थ है? छाया मत छूना कविता में चंद्रिका और कृष्ण किसके प्रतीकार्थ है? यहाँ पे आप जवाब देंगे, यानी कि इसका जवाब देंगे प्रतीकार्थ मतलब क्या होता है? प्रतीकार्थ मतलब क्या होता है? आप हमें जवाब दीजिएगा। आशा निराशा, अमीरी गरीबी, सुख दुख, इनमें से कोई नहीं। 47 का जवाब दीजिए, क्या होगा? प्रश्न संख्या 47, छाया मत छूना कविता में चंद्रिका और तृष्णा का अर्थ क्या होता है? सुख और दुख। क्या होता है? सुख और दुख। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 48, यश है ना वैभव, यश है ना वैभव, मान है ना
सरमाया, एक मिनट मैं थोड़ा प्रश्न को देख रहा था। 48 का क्या लिख रहा है? हाँ सही है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? यश है ना वैभव, मान है ना सरमाया। यहाँ सरमाया का अर्थ, यही चीज़ मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा था कि सरमाया का अर्थ क्या होता है। चलिए बताइए, मैं बता ही देता हूँ आपको। परछाई, सुख, दुख, पूंजी। 48 का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा? तो यश है ना वैभव, मान है ना सरमाया। यहाँ सरमाया का अर्थ यानी कि पूंजी भी नहीं है हमारे पास। सरमाया का अर्थ क्या होता है? पूंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 49 सेकंड लास्ट प्रश्न बचा हुआ हमारे पास। भूली से एक छुअन भूली से एक छुअन बनता हर जीवित क्षण में अलंकार है। अलंकार मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन अलंकार थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जवाब दे दीजिएगा। क्या? भूल से एक छुअन बनता हर जीवित क्षण में अलंकार। 49 का जवाब दीजिए आप, क्या होगा? कौन सा अलंकार है? उपमा, ठीक है। क्या? उपमा अलंकार है। भूल से एक छुअन बनता हर जीवित क्षण में, यानी कि उपमा अलंकार है। चलिए लास्ट प्रश्न आपके सामने। अलंकार मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, या उसके बाद उत्तर माला दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 50 लास्ट प्रश्न है। छवियों की चित्र गंध किस प्रकार की है? छवियों की जो चित्र गंध है किस प्रकार की है? सुहानी, मोहक, आकर्षक, आनंददायक। बताइए, प्रश्न संख्या 50 का जवाब दीजिए, क्या है? छवियों की चित्र गंध किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? मोहक। किस प्रकार की है? मोहक। तो यहाँ तक था आपका प्रश्न। छाया मत छूना, जिनके जो लेखक है कौन है? गिरिजा कुमार। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है सारा चीज़। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक क्या है? फ्री PDF के नाम पे शुरू में ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। फ्री PDF के नाम पे शुरू में ही आपको दिख जाएगा। आप वहाँ पे जाइएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट, क्लास नोट्स, जो भी मैथ का, रीजनिंग का, GS का, सारा चीज़ जो होता है, हिंदी का, क्षेत्रीय भाषा का, तो सभी का जो क्लास नोट्स है सारा वहाँ पे मिलता है। तो टेलीग्राम में आपको जुड़ना अति आवश्यक हो जाता है। चलिए, और अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा कर ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। प्लस में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लस में आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, बताइए कि कैसा लगा। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाई जाएगी, बहुत सारे क्लासेस और भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।